स्टूडेंट्स, जो ये आज की वीडियो है इसमें हम 12th क्लास की ज्योग्राफी के एक कंप्लीट रिवीजन के बारे में देखेंगे और ख़ास तौर पर 1 मार्क क्वेश्चंस के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो 1 मार्क क्वेश्चन 4 टाइप के आते हैं आपके लिए। एक आते हैं सबसे पहले एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जहाँ पर आपको क्वेश्चन लिख के 4 ऑप्शन दे देगा। दूसरे रहेंगे मैचिंग के, यानी जी इसका दूसरा हिस्सा कौन सा है या कौन सी दोनों चीज़ें सही हैं। तीसरा रहता है रीज़न और असैसिनेशन के कथन और कारण वाले, जिसे आप कहते हो। और चौथा रहता है राइट और रॉन्ग वाले। आजकल तो ऐसे आ रहे हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन के एंड में लिखा होता है कौन सा जवाब सही नहीं है, कौन सा जवाब सही है। देखो, ये चारों ही जो क्वेश्चंस हैं इन्हीं के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना वो होती है कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी। तो जिन भी क्वेश्चंस को अभी हम करने जा रहे हैं उनको एक टॉपिक के पर्पज से देखिएगा, और उन्हीं के आधार पर ये चारों आपके टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं इसमें। सबसे पहला क्वेश्चन आता है हमारा, नियतिवाद या पर्यावरणीय निश्चयवाद से संबंधित विचारक कौन कौन से हैं। हु आर द थिंकर्स रिलेटेड टू डिटर्मिनिज्म एनवायरमेंटलिज्म। देखो, सबसे पहले तो हमारे पास रेड जेल का नाम आता है। रेड जेल को याद रखिएगा कि ये आधुनिक मानव भूगोल के पिता हैं, फादर ऑफ मॉडर्न ह्यूमन ज्योग्राफी। उसके अलावा रीटर, हटिंगटन, हम्बोल्ट, ये चार हमारे पास नाम रहते हैं जो चारों किससे नियतिवाद से रिलेटेड है। उसके बाद नेक्स्ट रहता है संभववाद, कि संभववाद से संबंधित विचारक कौन कौन से, पॉसिबलिज्म से रिलेटेड थिंकर्स कौन कौन से। तो यहाँ पर दो नाम आते हैं, विडाल डी लवलाश और लूसियन। उसके अलावा नेक्स्ट बात करें, तीसरी विचारधारा हमारे पास आती है रुको और जाओ, जिसे हम नव निश्चयवाद की विचारधारा भी कहते हैं, नियो डिटर्मिनिज्म भी कहते हैं। इसको प्रेजेंट करने वाला पर्सन कौन था, ग्रिफिथ टेलर। उसके अलावा ये फोर्थ क्वेश्चन स्टेटमेंट पे ध्यान दीजिएगा, ना तो नितांत आवश्यकता की स्थिति है और ना ही नितांत स्वतंत्रता की दशा है, किस विचारधारा का भाग है। अब इस विचारधारा को आप देखोगे, ना ही यहाँ पर आप पूर्ण रूप से आज़ाद हो, ना ही पूर्ण रूप से आपको एनवायरनमेंट की नीड है, ऐसी बात कही जा रही है। तो ये बीच का रास्ता है जिसको हम नव निश्चयवाद के रूप में जानते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है हमारे लिए, ये स्टेटमेंट है कि किसने बोली थी। मानव भूगोल, अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव, इनके बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। तो ये स्टेटमेंट याद रखिए किसकी है, एलन सी सेपल की। उसके अलावा जनसंख्या को प्रभावित करने वाले घटक कौन कौन से हैं, मतलब कौन कौन सी चीज़ें जिससे जनसंख्या बढ़ती घटती है। तो 3 चीज़ें हैं, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास दर। जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास दर में फ़र्क क्या रहता है। देखिए, जन्म दर मतलब पैदा हुए लोगों की संख्या, और 1000 लोगों पे नापा जाता है ये सब। और मृत्यु दर 1000 लोगों पे मरने वालों की संख्या। और प्रवास दर जो होता है, लोग अपनी जगह चेंज करते हैं। उसके अलावा अगर हमें किसी एरिया की जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि देखनी है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो इसके फॉर्मूले की बात करें तो हमारे पास ये रहता है, जन्म माइनस मृत्यु प्लस प्रवास माइनस पलायन। पलायन या उत्प्रवास का मतलब क्या होता है कि जैसे आप इस एरिया में रह रहे हो, अगर आपने ये एरिया छोड़ दिया तो आप इस एरिया के लिए क्या हो, उत्प्रवास, और आप जहाँ जाओगे वहाँ के लिए क्या हो जाओगे, प्रवास। इनको चीज़ों को याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करें, और एक चीज़ समझिएगा, इन क्वेश्चंस की आप लोग स्क्रीनशॉट्स या फिर कॉपी में नोट डाउन करते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है, थॉमस माल्थस ने जनसंख्या और संसाधन से जुड़ा हुआ अपना सिद्धांत किस वर्ष दिया था। इन विच ईयर डिड थॉमस माल्थस गिव हिज थ्योरी रिलेटेड टू पॉपुलेशन एंड रिसोर्सेज। तो याद रखना, ये जवाब रहता है 1798। और इनकी एक बुक है, एडिशनली याद रखिएगा, इनकी बुक का नाम क्या है, एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। उसके अलावा 9th क्वेश्चन रहता है हमारा, मानव विकास सूचकांक के मापन तत्व कौन कौन से, यानी ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे हम मानव विकास को नापते हैं। तो पहली चीज़ है शिक्षा, दूसरा है स्वास्थ्य और तीसरा है संसाधन। याद रखिएगा, शिक्षा, स्वास्थ्य और संसाधन तक पहुंच, ये जिस भी देश में जितनी ज़्यादा होगी वहाँ पर मानव विकास उतना ज़्यादा माना जाएगा। 10th क्वेश्चन रहता है, आधारभूत आवश्यकता उपागम किसके द्वारा प्रतिपादित था। हु प्रपोंडेड द बेसिक नीड अप्रोच। याद रखना, इस अप्रोच को देने वाला खुद अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है, ILO, जिसकी स्थापना 1919 में हुई थी। उसके साथ साथ क्षमता उपागम किसके द्वारा प्रतिपादित था, कैपेबिलिटी अप्रोच किसने दी थी, तो ये रहती है भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन की। उसके अलावा नेक्स्ट बात करें इसमें, तो भारत का मानव विकास सूचकांक में कौन सा पद है, यानी भारत मानव विकास में किस नंबर पर है, तो रहता है 134। उसके अलावा मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है, तो याद रखिएगा, जारी आज की डेट में UNDP करता है। कौन करता है, UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। बट इसकी जो शुरुआत है वो 1990 से हुई थी, और शुरुआत में करने का श्रेय किसको जाता है, पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक को। उसके अलावा झूमिंग, मिल्पा और लादांग किस प्रकार की कृषि के नाम है, तो याद रखना, ये हमारे लिए आदिकालीन निर्वाह कृषि या इसे स्थानांतरित कृषि का ही दूसरा नाम कहा जाता है।
उसके अलावा च्युइंगम को बनाने के लिए किस पेड़ का प्रयोग किया जाता है? सपोटीला पेड़ है रहता है, लेकिन याद रखना आपको एग्जाम में अगर ये आता है क्वेश्चन तो आपको ये जपोटा ऑप्शन दिखेगा, तो इसलिए जपोटा पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट रहता है गुजर, बकरवाल और भूटिया किस लोग पर्वतीय क्षेत्र में रहते हैं? अब देखिए, रहने के लिए हिमालय, गुजर वर्ड जो दिख जाएगा इसको आप हिमालय से रिलेट कर सकते हो, बट एग्जाम में बकरवाल और भूटिया भी पूछा जाता है, इसलिए हिमालय याद रखिएगा। इसके अलावा यूरोपीय उपनिवेशवादी ने किस प्रकार की खेती विकसित की? व्हाट टाइप ऑफ फार्मिंग वाज डेवलप्ड बाय यूरोपियन colonists? इसको हम कहते हैं वृक्षारोपण या नॉर्मली रोपण खेती या बागान प्रणाली कहते हैं। इंग्लिश में सिंपल रहेगा प्लांटेशन। इसके अलावा आगे बात करें इसमें तो सहकारी कृषि आंदोलन किस देश में सर्वाधिक सफल रहा? तो जवाब याद रखिएगा डेनमार्क। डेनमार्क एक यूरोपियन कंट्री है जहाँ पर ये पूरी तरह से सफल रहा। उसके बाद किस प्रकार की कृषि में खट्टे फलों का उत्पादन किया जाता है? इन विच टाइप ऑफ एग्रीकल्चर किट्रस फ्रूट्स आर प्रोड्यूस्ड? याद रखना भूमध्य सागरीय कृषि में ही खट्टे प्रकार के फल उगाए जाते हैं, खासतौर पर अंगूर और अंजीर जो बेसिकली वाइन वगैरह में यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट रहता है प्रथम कार्यकलाप करने वाले लोग किस तरह के श्रमिक कहलाते हैं? तो याद रखना रेड कॉलर श्रमिक। देखिए कॉलर बेस्ड श्रमिक कई सारे होते हैं, जैसे रेड कॉलर हमारे लिए कौन से हो गए? प्राथमिक। ब्लू कॉलर आते हैं हमारे लिए उद्योगों में काम करने वाले। उसके बाद नेक्स्ट रहता है हमारा वाइट कॉलर श्रमिक, जो बेसिकली उच्च दक्ष एवं विशिष्ट व्यावसायिक श्रमिकों को कहते हैं। उसके अलावा 22वें क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो वे उद्योग जो प्रौद्योगिकी संकेंद्रित यानी टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं और उच्च विशिष्टता वाले होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो आंसर रहता है उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग, जिन्हें हम नॉर्मली प्रौद्योगिक ध्रुव भी कहते हैं। उसके अलावा किस प्रकार के उद्योग प्रदूषण मुक्त होते हैं, मतलब प्रदूषण फैलाते ही नहीं है? विच टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज आर पॉल्यूशन फ्री? तो आंसर रहता है इसका स्वच्छंद उद्योग, फ्रीलांस इंडस्ट्री। बेसिकली ये ऐसे उद्योग होते हैं जो अलग अलग टाइप की चीज़ों को लाकर एक जगह पर असेंबल करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते, ये सिर्फ असेंबल करते हैं। उसके अलावा जंग का कटोरा किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है अमेरिका के पीटर्सबर्ग को। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पहले ना आयरन की इंडस्ट्रीज़ थी, लोहे के उद्योग थे, लेकिन काफ़ी समय से अब इसका इस्तेमाल कम हो गया है, तो जो यहाँ के लोहे के उद्योग थे उनमें जंग लग रहा है। उसके अलावा सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर केंद्र कौन सा है? ये अमेरिका का सिलिकॉन वैली है। और अगर आप भारत में पूछते हो कि भारत का सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर केंद्र कौन है, तो वो रहता है बेंगलोर। उसके अलावा 26वें क्वेश्चन की बात करें तो भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब हुई? व्हेन वाज द फर्स्ट सेंसस कंडक्टेड इन इंडिया? हुआ तो 1872 में था, बट ये इनकम्प्लीट था। जो हमारे लिए फर्स्ट कंप्लीट जनगणना होती है वो होती है 1881 में। उसके बाद हर 10 साल पे होने लगा। 27 क्वेश्चन की बात करें, किस वर्ष भारत में जननांकीय विभाजक वर्ष कहा जाता है? मतलब जहाँ से जनसंख्या बंटनी शुरू हुई, तो आंसर रहता है 1921। एग्जाम में याद रखिएगा 1911 से 1921 आपको पूछेगा, तो इसलिए याद रखना, इनको मिलाकर लिख दीजिएगा। 28वां क्वेश्चन रहता है कुल जनसंख्या तथा निवल कृषित क्षेत्र के बीच का अनुपात क्या कहलाता है? व्हाट इज द रेशियो बिटवीन टोटल पॉपुलेशन एंड नेट कल्टिवेटेड एरिया? इसको हम कहते हैं कायिक घनत्व, यानी इंग्लिश में फिजिकल डेंसिटी, और इसको एक दूसरा नाम रहता है भौतिक घनत्व भी इसे कहा जाता है। उसके अलावा नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या घनत्व क्या है? व्हाट इज द टोटल पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया एज पर 2011 सेंसस? तो ये याद रखिएगा 382 व्यक्ति पर किलोमीटर के हिसाब से हमारी घनत्व है। उसके बाद नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट रहता है किस प्रकार की ग्रामीण बस्तियों को संकुलित बस्ती, ये वर्ड याद रखिएगा, संकुलित बस्ती कहा जाता है, क्लस्टर्ड सेटलमेंट कहा जाता है, तो गुच्छित बस्तियों को ही कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा नगरीय संकुल कौन सा है? विच इज़ द लार्जेस्ट सिविक कॉम्प्लेक्स इन इंडिया? तो आंसर रहता है मुंबई। प्रमुख रबी फसलें कौन सी? अब देखो इस पे ध्यान दीजिएगा, ये जो क्वेश्चन है इसमें से आपको ना कैसे पूछेगा कौन सी प्रमुख रबी फसल नहीं है, आपको 4 ऑप्शन दे देगा, तो आपको अपनी मेन याद रखनी है, गेहूँ, चना और सरसों, ये हमारे लिए रबी फसल होती है। उसके बाद प्रमुख खरीफ फसलें कौन कौन सी है? उसके बाद बात करें आगे, प्रमुख जायद फसलें कौन कौन सी हैं? सब्जियां, फल और चारा। उसके अलावा 35वें क्वेश्चन की बात करें, चौरस सतह जिसकी सतह चौड़ी होती है जिन नदियों की, अनप्रवाहित द्रोणियों वाली झीलों को हम क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा इसे हम कहते हैं पलाया। मतलब याद रखिएगा बहुत चौड़ी सी नदी है बट वो कहीं पर जाकर अपने आप को डिपॉजिट नहीं कर रही, यानी उसका पानी कहीं सबमिट नहीं हो रहा, ऐसी नदियों को हम क्या कहते हैं? पलाया। उसके बाद 36 क्वेश्चन की बात करें कि भौम जल का उपयोग करने वाले सबसे ज़्यादा राज्य कौन कौन से हैं? तो नॉर्थ इंडिया में भौम जल का प्रयोग सबसे ज़्यादा होता है, खासतौर पे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और तमिलनाडु में। उसके अलावा हीराकुंड बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? ऑन विच रिवर हैज़ द हीराकुंड डैम बीन कंस्ट्रक्टेड? तो आंसर रहता है आपका महानदी।
उसके अलावा हरीके बांध किस नदी पर बना है? ऑन विच रिवर इज हरीके डैम बिल्ट? तो जवाब रहता है सतलुज और व्यास नदी, जो कि पंजाब में है। उसके अलावा 39 क्वेश्चन रहता है, हरियाली प्रोग्राम किस क्षेत्र के विकास से संबंधित है? हरियाली प्रोग्राम इज रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ विच एरिया? तो आंसर रहता है जल संभर प्रबंधन, वाटरशेड मैनेजमेंट। 40th की बात करें तो द पॉपुलेशन बॉम्ब, इस बुक के राइटर कौन है? तो आंसर रहता है एहलरिच। उसके बाद 41 द लिमिट्स टू ग्रोथ, बेसिकली इसको क्लब ऑफ रोम ने छापा था, बट इसका जो एक्चुअल राइटर है वो है मिडोस। उसके अलावा इंदिरा गांधी नहर किस बांध से निकलती है? फ्रॉम विच डैम डज द इंदिरा गांधी कैनाल ओरिजिनेट? हरी के बांध, याद रखिएगा इंदिरा गांधी बांध को ही राजस्थान नहर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इस तरीके से कुछ अदर नेम्स भी आ जाते हैं। उसके अलावा जननांगीय संक्रमण का सिद्धांत कब और किसने पेश किया था? बेसिकली शुरुआत इसकी करी थी WM थॉमसन ने 1929 में, और इसको पूरी तरह से डिफाइन करा किसने था? फ्रैंक W नॉटिस्टन ने 1945 में। ये चीज़ याद रखिएगा, आपको यहाँ पर सभी प्रकार के क्वेश्चन इसमें करवाए जा रहे हैं और इनको बहुत ज़्यादा आपको रिवाइज करना है। याद रखिएगा, इससे आपके किस टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे? कुछ यही आपके ये 4 टाइप के, इन्हीं में याद रखिएगा, आपको टॉपिक वाइज रिवाइज करना है। आपकी अगर कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी आ गई तो आपके ये सारे क्वेश्चन बहुत ईजिली हो जाएंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।